प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी सेकेंड ईयर, पेपर नंबर 7 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पिछले टॉपिक में हमने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शुरुआत की थी, जिसमें उसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट और उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने चर्चा की। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हम आज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के जो सिद्धांत हैं उनकी शुरुआत करेंगे, और इसी क्रम में आज मैं आपके सामने पहले सिद्धांत के साथ हाजिर हूँ, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सा। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि मुख्य रूप से दो सिद्धांत थे। कोई व्यक्ति अपने मामले में निर्णायक नहीं बन सकता, युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर, और तीसरा सिद्धांत था युक्तियुक्त निर्णय या कारणों सहित निर्णय। पहला आज हम रूल करेंगे, रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के विरुद्ध नियम, या कोई व्यक्ति अपने मामले में स्वयं जज नहीं बन सकता, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत की बात हम करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर बोनहम केस से हुई, और जस्टिस कोक ने इस आधारभूत सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं जज नहीं हो सकता। नो मैन शुड बी ए जज ऑफ हिज ओन केस, अर्थात ये पहला सिद्धांत व्यक्ति के पक्षपात रहित निर्णय करने की आशा प्रकट करता है। रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात किन किन प्रकार से हो सकता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आपके पास में प्रश्न जो आ सकता है वह आ सकता है कि कोई व्यक्ति अपने मामले में खुद जज नहीं बन सकता, पक्षपात के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट बायस, या सीधा लैटिन टर्म लिखा है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सा से आप क्या समझते हैं बताइए। इसमें हम अलग अलग तरीके के पक्षपात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक पक्षपात, पिक्यूनियरी बायस। आर्थिक पक्षपात क्या कहता है कि अगर किसी निर्णायक का अपने समस्त प्रस्तुत मामले में आर्थिक हित निहित है तो उसका निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जिसे किसी मामले में फैसला देना है और उस मामले में जो उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसका स्वयं का आर्थिक हक उसमें अगर जुड़ा हुआ है तो वह निर्णय प्रभावित हो सकता है, और ऐसी स्थिति में उसे निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात डॉक्टर बोहनम केस में कही गई। क्या था डॉक्टर बोहनम केस? डॉक्टर बोहनम पर लंदन शहर में मेडिकल कॉलेज से बिना लाइसेंस प्राप्त किए चिकित्सक व्यवसाय करने के लिए कॉलेज द्वारा जुर्माना व कारावास की सजा दी गई। अर्थात जो डॉक्टर बोहनम्स थे उन्होंने लंदन के मेडिकल कॉलेज से लाइसेंस प्राप्त किए बिना प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। इसके एवज में उस मेडिकल कॉलेज के द्वारा उन पर जुर्माना और कारावास की सजा दी गई। जुर्माना जो प्राप्त होना था उसकी आधी राशि उस मेडिकल कॉलेज को जानी थी जिसने जुर्माना आरोपित किया, और शेष आधी राशि सम्राट को जानी थी। न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि कॉलेज द्वारा जुर्माना अधिरोपित करने में उसका आर्थिक हित, पिक्यूनियरी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, अतः वह ऐसा निर्णय नहीं दे सकता। तो ये शुरुआत ही केस है डॉक्टर बोहनम्स केस, जिसमें सबसे पहले पिक्यूनियरी बायस या आर्थिक पक्षपात को परिभाषित किया गया, क्योंकि यहाँ पर उस जुर्माने की राशि में आधी राशि मेडिकल कॉलेज को प्राप्त होनी थी, इसलिए ये निर्णय उलट दिया गया। दूसरा केस डायमंड्स वर्सेस ग्रांड जंक्शन कैनाल कंपनी का आया, और इस मामले में ये निर्णित किया गया कि एक न्यायाधीश जिसका किसी कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया गया और बाद में ये पता चला कि उस जज के उसी कंपनी के कुछ शेयर्स परचेज कर रखे थे, तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने ये निर्णय दिया कि इसमें उस जज का आर्थिक हित जुड़ा हुआ है, और इस आधार पर उस निर्णय को निरस्त किया गया। आगे चलकर एक और बात मानकलाल वर्सेस डॉक्टर प्रेमचंद के मामले में कही गई कि आर्थिक पक्षपात या धन संबंधी झुकाव चाहे कितना भी छोटा या कम क्यों ना हो, एक न्यायाधीश को निर्णायक के रूप में कार्य करने से पूर्णतः अयोग्य कर देता है। क्या कहना चाहता है ये मामला कि अगर धन संबंधी झुकाव आपका
चाहे वह 1% भी हो, पॉइंटों में भी हो, लेकिन अगर आपका किसी मामले में धन संबंधी झुकाव है या आपका वित्तीय हित जुड़ा हुआ है, तो वह आपको उस मामले में निर्णायक होने से अयोग्य कर देता है। अल्पई वर्सेज मद्रास राज्य के मामले में एक सदस्य ने जो बस चलाने के लिए परमिट देने वाली कमेटी का मेंबर था, अपने नाम पर ही परमिट ले लिया। बड़ी नेचुरल सी बात नजर आ रही है कि एक कमेटी बनी जिसे बसों के लिए परमिट देना था, और उस व्यक्ति ने अपनी ही बसों के लिए परमिट ले लिया। तो क्या हो गया, अपने हित पक्ष में उन्होंने निर्णय कर लिया। और कैसा पक्ष? आर्थिक पक्ष उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो पहली चीज हमारे सामने आई, पिक्यूनियरी बाइस या आर्थिक पक्षपात। विद्यार्थियों, आपको यहाँ ध्यान में रखना होगा कि पूरा प्रश्न पूछा जा सकता है, और आपका जो पेपर का पैटर्न है उसमें पर्टिकुलर आपसे सिर्फ आर्थिक पक्षपात 2 नंबर में, 7 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से अब जो हम बात करेंगे, सेकंड जो 22 की बात हम करेंगे, व्यक्तिगत पक्षपात या पर्सनल पक्षपात। जैसा कि मैंने आपको पहले पेपर जो सेंड किए हैं, मॉडल पेपर, उसमें भी इस तरीके के प्रश्न आए हैं, और मैंने उसमें लिखा है, अलग से उन्होंने शॉर्ट नोट के रूप में पिक्यूनियरी बाइस या पर्सनल बाइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको इस लिहाज से भी इसी तैयारी करना है। व्यक्तिगत पक्षपात या पर्सनल बाइस क्या होता है? ये बताना चाहता है कि अगर निर्णायक के किसी पक्षकार के साथ ऐसे संबंध हैं, निर्णायक यानी कि जज देने वाले व्यक्ति के उस पक्षकार के साथ ऐसे संबंध हैं जो मामले पर अनुकूल या प्रतिकूल, यानी कि उसके फेवर में या एडवर्स में प्रभाव डालते हैं, तो निर्णायक को निर्णय देने से अयोग्य बना दिया जाना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति निर्णय देने के लिए बैठा है, अगर उसका पक्षकार के साथ में इस प्रकार का संबंध है जो उस मामले पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालने की स्थिति में है, तो ऐसे निर्णायक को निर्णय देने से अयोग्य बना देता है। अब ऐसे संबंध है या नहीं है, बड़ी सामान्य सी बात है। जब कोई व्यक्ति हारता है तो उसका एक सामान्य सा आरोप होता है या आक्षेप होता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि वो जज साहब या जो निर्णायक है उसका इसके साथ में इस प्रकार का संबंध था, इसमें तो मेरी तो हार होनी थी। तो इस संदर्भ में 2 टेस्ट दिए गए हैं, परीक्षण की 2 कसौटियां बताई गई है, जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि वाकई में उस निर्णायक के पक्षकार के साथ ऐसे संबंध थे जो मामलों पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते थे। तो इन 2 टेस्टों को जो प्रतिपादित किया गया वह मामला था रेक्स वर्सेस रैंड। इस मामले में जस्टिस ब्लैकबर्न ने पहली बार उन 2 कसौटियों को प्रतिपादित किया जिनके आधार पर यह तय किया जा सके कि क्या निर्णायक के पक्षकारों के साथ ऐसे संबंध थे जो अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालने के योग्य थे। तो पहली कसौटी थी किसी पक्षकार द्वारा निर्णायक के प्रति पक्षपात्र होने की मात्र आशंका प्रकट करना। पहली कसौटी केवल आशंका का प्रकटीकरण होना, और इसे अव्यवहारिक माना गया और इससे कोई उचित रूप नहीं दिया गया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कसौटी थी वह थी रीजनेबल लाइक्लीहुड टेस्ट, यानी कि युक्ति युक्त आशंका की कसौटी, जिसमें उन सारवान और विशेष परिस्थितियों में ये स्पष्ट होना चाहिए कि निर्णायक वास्तव में व्यक्तिगत रूप से पक्षकारों के साथ में हितबद्ध था। अर्थात आपका केवल आक्षेप या आरोप किसी को प्रभावित नहीं कर सकता, आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा तथ्य और परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए कि वाकई में निर्णायक के पक्षकारों के साथ ऐसे संबंध थे जो उस मामले पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालने की स्थिति में थे। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने जो केस लॉ आता है वह है डीके खन्ना वर्सेज भारत संघ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान में रखना, आपको समझ में आएगा कि एसएस नेगी आईएएस में नियुक्त हेतु तैयार की गई सूची में उम्मीदवार था। अर्थात एसएस नेगी का सिलेक्शन आईएएस की सूची में हुआ, और जीएस नेगी जो चयनकर्ता में से एक था वह एसएस नेगी का ससुर था। अर्थात क्या फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं कि जिसका सिलेक्शन हुआ वह दामाद है और जिसने सिलेक्शन किया वह ससुर है। तथ्यों से अपना पता चल रहा है, ये निर्णित हुआ कि ये संबंध पक्षकारों पर अनुकूल प्रभाव डालने की स्थिति में है। अर्थात
रेक्स वर्सेस रैन के मामले में जस्टिस ब्लैकबर्न ने जो थ्योरी प्रदर्शित की, रीजनेबल लाइक्लीहुड टेस्ट, यानी कि विशेष और सारवान परिस्थितियों में ये सिद्ध होना चाहिए कि निर्णय का पक्षकार के साथ ऐसा संबंध जो अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव डालने की स्थिति में है, वह इस मामले में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होता है। एस नेगी, जिसका सिलेक्शन हुआ, और जीएस नेगी, जो उनके ससुर थे, ये अपने आप में ऐसे संबंध हैं जो उस मामले पर अनुकूल स्थिति प्रभाव डालने की स्थिति में हैं। दूसरा केस मीन ग्लास टी स्टेट कंपनी वर्सेस वर्कमैन का आया। इस मामले में सरकारी फैक्ट्री के एक मैनेजर ने एक ऐसे वर्कमैन के विरुद्ध विभागीय जांच का संचालन किया जिस पर उसी मैनेजर पर हमला करने का आरोप था। यानी कि एक सरकारी फैक्ट्री के मैनेजर ने एक ऐसे वर्कमैन के विरुद्ध विभागीय जांच की जिस पर उसी पर आक्रमण, उस मैनेजर पर हमला करने का आरोप था। इस मामले को न्यायालय ने निरस्त कर दिया क्योंकि यह पर्सनल बाइस से जुड़ा हुआ था। ठीक उसी प्रकार से वैद्यनाथ महापात्रा वर्सेस उड़ीसा राज्य के मामले में याची को समय से पूर्व अवकाश पर जाने का आदेश एक रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर दिया गया। इस कमेटी में श्री ज्ञानचंद्र भी एक सदस्य थे। यानी कि याची वैद्यनाथ महापात्रा, उसे समय से पूर्व अवकाश पर जाने का आदेश एक रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर दिया गया। उस रिव्यू कमेटी में श्री ज्ञानचंद्र भी एक सदस्य थे। जब याची के द्वारा उस आदेश को चुनौती दी गई, उस समय श्री ज्ञानचंद्र जी उस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हो गए। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने उस मामले में उसे व्यक्तिगत पक्षपात माना क्योंकि वह पहले उस कमेटी के सदस्य भी थे। विद्यार्थियों, हम इस मामले को विषय वस्तु के साथ, जो हम आगे पढ़ेंगे, से भी जोड़ सकते हैं कि क्या हो गया, विषय वस्तु संबंधी पक्षकार। और विषय वस्तु क्या हो गई, वो रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जिसके आधार पर उसे समय से पूर्व अवकाश पर जाने का आदेश दिया गया। तो दोनों तरफ हम इस मामले को पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर चर्चा की। तीसरी चीज हमारे सामने आती है विषय वस्तु संबंधी पक्षपात, बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो मैटर आपके साथ आया है उसके साथ में आपका पहले भी कोई जुड़ाव रह चुका है, तो आपका उस विषय वस्तु से हित है और ऐसी स्थिति में वह हित आपको उस मामले में निर्णायक बनाने में असक्षम या अयोग्य कर देता है। और ऐसा विषय वस्तु संबंधी जो संबंध है वह प्राय ऑफिशियल कैपेसिटी के अंतर्गत पैदा होता है, यानी कि पद्य क्षमता के अंतर्गत। पद्य क्षमता के अंतर्गत कैसे, हम समझें कि जैसे कोई अधिकारी पहले किसी आदेश को पारित करने में भाग लेता है और बाद में उसके एडजुडिकेशन में भाग लेता है। अर्थात एक्स नाम के एक अधिकारी ने पहले कोई आदेश पारित किया और फिर उसी आदेश को जब चुनौती दी गई तो एडजुडिकेशन, न्याय निर्णय में भी वह मामला उसी के सामने आया। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे में उस निर्णय का उस विषय वस्तु के साथ में संबंध है और ऐसी स्थिति में यह संबंध उसे निर्णायक बनाने में अयोग्य कर देता है। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस मोहम्मद नूह के मामले में एक अधिकारी ने विभागीय जांच की और उस व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य भी दिया। जांच के आधार पर निर्णय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे विषय वस्तु संबंधी पक्षपात के आधार पर निर्णय को निरस्त कर दिया। एक और इम्पोर्टेंट केस जिससे हम इस विषय संबंधी पक्षपात को समझ सकते हैं, जे महापात्रा वर्सेस उड़ीसा राज्य, बड़ा अच्छा मामला है और इसे हम दो जगह कवर करेंगे। एक मामले में स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी में पुस्तकों का चयन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। समिति का एक सदस्य लेखक था जिसने अपने द्वारा लिखित पुस्तकों को भी चयन के लिए भेजा। चयन समिति द्वारा लेखक की पुस्तकों को अनुमोदित कर दिया गया। सरकार के कार्य को चुनौती देने पर इस न्यायालय ने कार्रवाई को रद्द करते हुए यहाँ पर झुकाव की संभावना से इनकार नहीं किया। यानी कि एक कॉलेज की लाइब्रेरी है जिसमें पुस्तकों को खरीद करनी है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के सदस्य ने ही अपनी ही पुस्तकों का लाइब्रेरी के लिए चयन कर लिया। तो यहाँ पर आर्थिक पक्षपात भी हो गया और विषय वस्तु के संबंधी पक्षपात भी हो गया। फिर आगे चलकर इसमें एक
पक्षपात का और आया, जब कोई व्यक्ति उच्च अधिकारी के निर्देशन में कार्य करता है तो भी उसे विभागीय या विषय वस्तु संबंधी पक्षपात माना गया। महादयाल वर्सेज कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के मामले में कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर ने तथ्यों के आधार पर यह पाया कि पिटिशनर विक्रय कर के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी कि सीटीओ ने यह पाया कि जो पिटिशनर है उसके ऊपर सेल टैक्स आरोपित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने उच्च अधिकारी के कहने पर टैक्स आरोपित कर दिया। न्यायालय ने इस आदेश को निरस्त किया और कहा कि यह कार्य जो किया गया है वह उच्च अधिकारी के निर्देशन में किया गया है। तो इसे भी विषय वस्तु संबंधी पक्षपात में कवर किया गया। विषय वस्तु संबंधी पक्षपात का तीसरा जो भाग बनता है वह होता है विभागीय पक्षपात। यानी कि एक ही विभाग कार्य करने और निर्णय करने में अगर शामिल है तो उसे माना गया पक्षपात के विरुद्ध। समझने के लिए हम यहाँ पर केस लेते हैं हरी वर्सेस डिप्टी पुलिस कमिश्नर का मामला। पुलिस इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कमिश्नर ने तड़ीपार का आदेश दिया। इसे एक ही विभाग के अधिकारियों द्वारा अभियोजन व निर्णय के आधार पर चुनौती दी गई। कोर्ट ने इसे विभागीय पक्षपात नहीं माना क्योंकि कोर्ट रिपोर्ट करने वाला लोअर रैंक का ऑफिसर था और तड़ीपार करने वाला पुलिस कमिश्नर था। इससे उलट आरएसओडी वर्सेज यूपी राज्य के मामले में तथाकथित पुलिस मुठभेड़ में तथाकथित आतंकवादियों की हत्या पीलीभीत में कर दी गई। वहां राज्य पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन को प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध माना। पिटिशनर ने उस पुलिस मुठभेड़ को आतंकवाद की आड़ में बदले की भावना से प्रेरित होने के आधार पर चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में विभागीय पक्षपात की आशंका को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच सीबीआई से करवानी चाहिए, अन्यथा विभागीय पक्षपात की आशंका यहाँ पर प्रकट हो सकती है। तो आज हमने अपना पहला सिद्धांत कि कोई व्यक्ति अपने मामले में स्वयं निर्णायक नहीं बन सकता उसके ऊपर चर्चा की। हम अगली क्लास में दूसरे सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।